हाँ जी गाइस। सॉरी। हाँ जी, तो क्लास शुरू करते हैं आज अपनी। आज ठंड लग रही है मेरे को यार। हाँ जी। तो हाँ, ओके, तो अब अपने को रिवीजन करनी है। एक दो बातें और मेरे दिमाग में आ रही थी, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। रिवीजन शुरू करिए परीक्षा आप लोगों ने करना शुरू कर दिया कि भाई पार्टनरशिप। मैंने नहीं किया, मुझे करना तूने नहीं किया, तुझे करना है। ऐसा क्यों? अब तो अगला महीना है। मैं शुरू और होने को आ गया। सब्जेक्ट्स कर रही थी, मुझे उनमें ज्यादा डर लग रहा है। ऐसे नहीं कर भाई, साथ साथ थोड़ा बहुत तो करना शुरू कर, नहीं तो फिर एकदम से बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे और प्रेशर बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रैक्टिकल चैप्टर, आई मीन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में दिक्कत क्या होती है कि अगर आप ये सोचोगे ना आखिरी के 3-4 दिन में बैठ के कर लूंगी, तो वो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा एकदम से। थ्योरी में तो आप फिर भी पढ़ लेते हो, याद करना है आपने, रट लिया आपने, आखिरी के कुछ दिनों में रट लेते हो, लेकिन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में यू नीड टू प्रैक्टिस थ्रू आउट। तो थोड़ा थोड़ा करके करना होता है चाहे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके रेगुलर करना होता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो इसलिए इसको शुरू करो। चाहे थोड़ा थोड़ा करके करो, दिन में 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके शुरू करो चाहे, लेकिन शुरू करो। नहीं तो फिर एंड मोमेंट पे आपको आपको तो पेपर भी जल्दी है, इसलिए कह रहा हूँ बाकी लोगों के कंपेटिटिव। आपके सिर्फ पार्टनरशिप आ रही है और भी कुछ आ रहा है? अ, शगुन, तेरा पार्टनरशिप के अलावा इश्यू ऑफ शेयर्स भी आ रहा है? यस सर। और किसी का है जो पार्टनरशिप के अलावा कुछ और भी आ रहा है, जब कोई इश्यू ऑफ शेयर या कुछ और चैप्टर भी आ रहा है इस तरीके से? हाँ, रब क्या आ रहा है बेटा साथ में? सर वही बुक थ्री ये चैप्टर 1 2 और 4। पूरी बुक 3 आ रही है? नहीं, एक चैप्टर नहीं आ रहा, और जो अकाउंटिंग रेशियो था वो लिक्विडिटी रेशियो तक आ रहा है। मतलब कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? एक तो आपका वो आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, राइट? पहला चैप्टर। तो ये दूसरा थ्योरी यस वाला सर। कह रहा है, दूसरा थ्योरी का चैप्टर जो है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आ रहा है पहला हम्म। चैप्टर। हम्म। दूसरा भी आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और अकाउंटिंग रेशियोज फोर्थ चैप्टर वो लिक्विडिटी रेशियो तक आ रहा तो भाई शुरू करो, तूने भी शुरू नहीं किया अभी तक, मैंने कब के भेजे हुए वीडियो। तब तो मेरे पीछे पड़े हुए थे सब, वीडियो भेजो वीडियो भेजो वीडियो भेजो, और जब मैंने वीडियो भेज दिया तो एक भी वीडियो नहीं भेजी। यही यही मुसीबत है, यही सबसे बड़ी मुसीबत है हाँ। तो भाई सारा। है। सर टाइम ही नहीं मिलता था देखने। हाँ, तो भैया कब होगा फिर वो? तुम्हारे सर वो पेपर में भी आ आज रहा है से ना अब स्टार्ट तो? करते हैं ना देखना। नहीं, अब मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ, तुम्हारे पेपर में भी आ रहा है अब तो तुम्हें पता है कि हाँ यार, नहीं करोगे तो हमारे नुकसान है, अभी कैसे करोगे फिर नहीं तो एकदम से? और कोई दिक्कत होती तो बताया करो, तो तभी मैं हेल्प कर पाऊंगा ना। मैं पूछ रहा हूँ तो बता रहे हो कि हाँ सर अभी तो शुरू भी नहीं हुई। खुद भी तो बताना चाहिए कि सर मेरा क्या स्टेटस है। तो मैं नहीं पूछूंगा नेक्स्ट टाइम, अपने आप बताओ मुझे। 2 दिन बाद अपने आप बताना मेरा कितना हो गया। हाँ प्रथम। सर इशू ऑफ शेयर का 38 क्वेश्चन तक आ रहा हमने तो पूरा कर लिया। तो इश्यू ऑफ शेयर्स पूरा हो गया तेरा, कुछ बचा है? है, बैलेंस शीट बची है। हाँ, बैलेंस शीट बची है, अदरवाइज बाकी जितना कराया वो सारा हो गया, वो अच्छे से कर लिए क्वेश्चन, तो बचे क्वेश्चन। यस सर। यस सर। और फ्यूचर रीइश्यू वगैरह ढंग से कर लेना भैया, जिन लोगों का वो इश्यू नहीं ऑफ आ रहा शेयर आ अभी। रहा है। अच्छा, वो नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है तुम गड़बड़ करके आते हो उसमें। याद है ना जब क्लास में करा रहा था तो इशू और फोर फ्यूचर में गड़बड़ करी थी, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए कब है पेपर? सर 12th से शुरू है, अकाउंट्स का 21st को है। 12 से शुरू है तो तुम्हारा भी 12 से शुरू है? यस। अच्छा, एक एक काम करना प्लीज, सब लोगों के लिए कह रहा हूँ, अभी कर लो। मुझे एक बार मैसेज करो, इंडिविजुअली, ग्रुप पे नहीं, इंडिविजुअली करो कि अभी आपके जो यूटीज वगैरह हुए थे लेटेस्ट, उनमें कितने कितने मार्क्स आए। अकाउंट्स की पूछ रहा हूँ, इंग्लिश वगैरह के नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? सिर्फ अकाउंट्स की बता दे रहा हूँ। आगे पूछूंगा तो मैं अलग से पूछ लूंगा, ठीक है? तो मुझे जरा जल्दी से मैसेज करो कि अभी लेटेस्ट जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपके कितने मार्क्स आए।
so that I get to know कि आपका परफॉर्मेंस वहाँ कैसा चल रहा है, ठीक है, और कहाँ लैग कर रहा है, कितना फर्क है, क्या किस एरियाज में अपने को काम करने की जरूरत है। हाँ जी प्रत्युष। सर इश्यू ऑफ शेयर्स आ रहा इश्यू ऑफ शेयर सारा पेपर कब है? है। पेपर शुरू हो रहे हैं 21 को, अकाउंट्स का लास्ट पेपर है 30th को। ठीक है। शगुन, आपको तो इश्यू ऑफ शेयर आ रहा है, आपने बता ही दिया मुझे। ठीक है गाइस, तो देखो कई लोगों का सिर्फ पार्टनरशिप है, कई लोगों का इशू ऑफ शेयर्स भी आ रहा है, और जिसका बुक 3 था उसको बुक 3 भी आ रहा है, और बुक 3 तो काफी सारा आ रहा है भाई तेरा, उसमें रेशियोज तक आ रहा है। तो इसलिए शुरू कर दो अभी जितना जल्दी हो सकता है आरव, नहीं तो फिर तुम्हारे को दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा, एंड मोमेंट पे फिर एकदम प्रेशर बन जाए। ठीक है, पार्टनरशिप मैं रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा कोशिश करूंगा कि आपके साथ ऊपर ऊपर से रिवाइज करा दूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स में लेता रहूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत तो आपका रिवीजन मैं करा ही दूंगा, बट एट द सेम टाइम मेन है प्रैक्टिस, वो मैं नहीं करा सकता, वो तो तुमने खुद करनी है भाई। ठीक है, ये याद रखना, अकाउंट्स का सब्जेक्ट ऐसा नहीं है, जो बच्चे कई गलती करते हैं, क्या करते हैं, बुक खोल के बैठ जाते हैं, सर मैंने इलस्ट्रेशन कर ली, कैसे करी, सर मैंने क्वेश्चन पढ़ा उधर से आंसर टिक करता चला गया। प्लीज ऐसे मत करना, हरकतें नहीं करना। इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करना इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर रिवीजन, इज अ वेरी गुड ऑप्शन। तो आपने अगर इलस्ट्रेशन नहीं करी है तो इलस्ट्रेशन जरूर करो, और फिर क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, उसकी जगह आपने इलस्ट्रेशन कर ली। तो इलस्ट्रेशन से क्या फायदा होता है, इलस्ट्रेशन से सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं एक तरह से, यानी हर कॉन्सेप्ट का कोई ना कोई एक एक क्वेश्चन हो जाता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं लेकिन सिलेक्टेड होते हैं। तो उसमें फायदा ये रहता है कि आप लेस क्वेश्चन करके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन एक ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब भी इलस्ट्रेशन को आप करते हो, इलस्ट्रेशन करते हो तो याद रखना है, आंसर को छुपा लेना है। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करो, और खुद उस क्वेश्चन को जैसे आप करते हैं विदाउट यू हैव एनी आंसर वैसे करो। जब आंसर पूरा हो जाता है, जब आपने पूरा कर लिया अपनी कॉपी में, देन ओनली यू शुड कंपेयर। बच्चे दो तरह की गलती करते हैं, पहली गलती मैंने बताया, सर क्वेश्चन देगा आंसर टिक करते चलेगा, बिल्कुल नहीं। टिक नहीं करने हैं अपने को, अगर टिक करने लग गए तो होता क्या है, नुकसान क्या होता है, ये भी बता देता हूँ। हमें आंसर नहीं आ रहा होता, लेकिन हम क्वेश्चन देखे, हाँ यही तो था, ये तो पता है मुझे, यही होना था ना, ये तो पता है मुझे, वहाँ एग्जाम में यही यही होना था, नहीं मिलेगा, वहाँ वहाँ कोई टिक करने को नहीं मिलेगा, वहाँ तो खुद करना पड़ेगा। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है कैसे करना है, मैक्सिमम तो आप वहीं फंसते हो। आप अगर नोटिस करोगे ना, तो क्वेश्चंस को शुरू कैसे करना है, क्या स्टेप्स होने वाले हैं, वहां फंसते हो। तो वो तभी होगा जब अपने हाथ से करो। ठीक है, तो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग इलस्ट्रेशन, यू हैव टू हाइड योर आंसर। जो बुक में आंसर से रखे वो हाइड करने जरूरी है, और आपको फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर कि क्या क्वेश्चन दे रखा है, उसको किस तरीके से करें। वो क्वेश्चन करो, जब पूरा हो जाए तभी सिर्फ आंसर मैच करो। पूरा नहीं हुआ, आधे में बीच में मैच नहीं करना चाहिए, चेक करो वो अभी तक सही हुआ है कि नहीं हुआ, तो फिर नुकसान क्या होगा, आगे का आंसर आपने देख लिया, और फिर एक नहीं होता है सर मैंने ना ऐसे करके देखा, ऐसे मैंने नीचे का नहीं देखा, तो ऐसे नहीं होता है ना भाई वहाँ पे। वो तो अगर नजर जाएगी तो जाएगी जाएगी, आप कुछ कर ही नहीं सकते, यू कांट हेल्प इट। तो प्लीज ऐसे नहीं करना है, याद रखना। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात? अ, तो एक और चीज, रिवीजन करनी कैसे है, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, आई थिंक लास्ट टाइम मेरी जो क्लास के एंड में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था किस तरीके से आपको रिवाइज करना है, जिनकी वेटेज ज्यादा है उन पे ज्यादा टाइम देना है। तो ये तो समझ आ गया, ठीक है, कि कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिन पे आपको ज्यादा टाइम देना है। दूसरा, अब सर सारे सारे क्वेश्चन थोड़ी ना कर सकते हैं भाई, सारे सारे दोबारा उठा करके प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते, तो उसका तरीका बता रहा हूँ कि आप क्या क्या ऑल्टरनेटिव कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव नंबर वन, सबसे पहले तो आप इलस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया इलस्ट्रेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाते हैं, बट सिलेक्टेड होते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, बट उसमें वही है कि अपने आपको कंट्रोल करना होता है, आंसर नहीं देखना है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। उसका एक और भी तरीका है करने का, आपने फोटो खींच के रख ली, और सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन की फोटो खींची, और सिर्फ उस क्वेश्चन को करते गए, बुक खोली ही नहीं, बुक अपने सामने रखनी ही नहीं, समझ गए, रजिस्ट्रेशन की फोटो खींच ली और फिर बुक को साइड में अलग रख दिया,
और फिर जहाँ फोटो खींचे वहां से क्वेश्चन देख देख के करते चलेंगे। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज वन ऑफ द वेज विच यू कैन अडॉप्ट। दूसरी चीज, वैसे तो मैंने आपको जब मैं शुरू कर रहा था सेशन तब भी बोला था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लग रहे हैं, जो लग रहा है कि यार इन क्वेश्चंस में मैं गलती कर रहा हूँ, उन पे गोला मार के करना, ताकि जब रिवीजन करनी हो तो वो वाले क्वेश्चन जरूर करो। तो अगर आपने ऐसे कुछ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर रखे हैं तो इट इज वेरी गुड। तो फिर आपके लिए इजी हो गया है कि आपको वही क्वेश्चंस करने हैं, फिर ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अब ये नहीं है जैसे परीक्षा, मान लो अभी मैंने शुरू करना है, अभी तक मैंने किया नहीं है, तो मैं क्या करूँ सीधा, अच्छा चलो यार फंडामेंटल चैप्टर निकालते हैं और जो फंडामेंटल की इलस्ट्रेशन या फिर क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आपने देखा होगा, क्रिकेट तो देखते ही होगे सारे लोग, है ना? ऑलमोस्ट आई थिंक सबको पता ही होगा, देखते ही होगा तो देखा तो होगा कभी ना कभी। तो आपने कभी देखा होगा कोई भी बैट्समैन भी आता है ना, तो जब वो ग्राउंड पे एंटर कर रहा होता है, तो ग्राउंड पे एंटर करते करते भी ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्या करना है मुझे, कर रहा होता है कि नहीं कर रहा होता है, कि मुझे कैसे शॉट खेलने हैं, है ना? और थोड़े बहुत ऐसे स्ट्रेचिंग कर रहा होता है। तो वो जो वार्म अप होता है वो बहुत जरूरी है। तो वार्म अप कैसे होगा आपके केस में? वापस से मेरे नोट्स रिवाइज कर। तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट आपको आना चाहिए कि आपको वो कॉपी खोलनी है जिसके अंदर सारे के सारे मेरे नोट्स लिखे हैं, तो पूरी क्लास वर्क जो आपने लिखा हुआ है, ठीक है? और मैंने बताया था क्लास वर्क अलग रखना, होमवर्क अलग रखना। यहाँ उसका फायदा है। अगर आपने ऐसा किया है तब आपको फायदा मिलेगा कि क्लास वर्क अलग कलर के पेन से होगा या अलग कॉपी में होगा, तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा मुझे सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करना है, कि वो जो क्लास में कराया था सर ने, सिर्फ उसी को ध्यान देना है, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैंने करा रखा था क्लास में उसको एक बार गो थ्रू करना है। अब सपोज करो फंडामेंटल चैप्टर है, ठीक है? तो ऐसा नहीं है सर पहले मैं पूरा फंडामेंटल चैप्टर कॉपी में से गो थ्रू कर लेता हूँ कि आपने क्या कराया था और फिर उस पर क्वेश्चन करता हूँ, नहीं। अगर आप पूरा करने बैठ जाओगे तो जो शुरू में पढ़ा है वो याद भी नहीं रहना आपसे। तो इसीलिए क्या करो, पहले आप एक टॉपिक को आपने गो थ्रू किया, उसके एक आधा क्वेश्चन कर लो, चाहे ज्यादा नहीं, एक या दो दो क्वेश्चन जरूर कर लो, ठीक है? चाहे बाकी बाद में करते रहना, दो क्वेश्चन कर लो एटलीस्ट। अगर आप सारे कर सकते हो उसी तरीके से टॉपिक वाइज, पहले टॉपिक रिवाइज किया मेरी कॉपी से, फिर उसके जो इलस्ट्रेशन थी या जो क्वेश्चन आपने करने हैं वो कर लिए, इसी तरह फिर सेकंड टॉपिक रिवाइज किया, फिर सेकंड कर लिए। दिस इज द बेस्ट वे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? पर पहले रिवाइज जरूर करो। रिवाइज कैसे करोगे, वो गो थ्रू करो कि उसमें सर ने क्या क्या टॉपिक कराया था, ताकि आपको रिकॉल हो कि इसके अंदर क्या था। मैं एक काम और करता था, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, बाकी लोग जिन्होंने कैमरे ऑफ कर दिए हैं तो कृपया अपने अपने कैमरे ऑन कर दें, ताकि मेरे को समझ में आ सके कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? तो प्लीज ऑन कर लो भाई। तनीषा, जब से आई है तब से तेरा कैमरा ही ऑफ है। हाँ जी। मैं एक काम और बता रहा हूँ जो मैं करता था और जो मेरे को बहुत इफेक्टिव लगता है, ठीक है? तो आप ट्राई करके देखो उसको। मेरे को तो बहुत इफेक्टिव लगता है वो। मैं क्या करता था, मैं सीधा कॉपी खोल के नहीं बैठ जाता था कि मैंने क्या करा है। मैं पहले अपने माइंड में रिवाइज करता था कि मैंने क्या किया है। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल, ठीक है? मेरे सामने इस समय कोई कॉपी नहीं खुली हुई है, कुछ नहीं खुला हुआ है, मैं कैसे सोचता? फंडामेंटल में क्या क्या टॉपिक थे, सबसे पहले मैं टॉपिक लिस्ट करता हूँ। तो मैं एक कॉपी उठाता उसमें सिर्फ टॉपिक के नाम लिखता। समझ रहे हो? जैसे पहला टॉपिक बता सकते हो वृंदा, क्या था फंडामेंटल्स में? वो P&L appropriation और नहीं। पहला नहीं, टॉपिक क्या चार्जर था? appropriation, नहीं, चार्जर कुछ तो बाद में आएगा यार। पहला टॉपिक क्या था? partnership deed. हाँ, पार्टनरशिप डीड। अब आई ना सही बात। अब इससे फायदा पता है क्या था पार्टनरशिप डीड में भी? उसको एग्जैक्टली कैसे बोला था मैंने? व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। याद आ रहा है? ये टॉपिक हमने किया था, जिसके अंदर हमने समझा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज कर सकते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगी। उसके अलावा कौन सा था और क्या रह गया भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन और क्या रह गया भाई? कमीशन, कमीशन नहीं चार्ज कर सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन सर। इंटरेस्ट ऑन लोन लास्ट में लूंगा ना, टोटल 6 थे, ऐसे थे ना, ऐसे याद करो। टोटल 6, तो इंटरेस्ट ऑन लोन तो मिलेगा।
6% पर एनम। उसके अलावा ये 5 क्या-क्या थे जो नहीं थे? पहला था एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, कमीशन और सैलरी, सैलरी इंक्लूड था। ठीक है? ये सारी चीज़ें थी। क्लियर हो रहा है? तो अब उससे फ़ायदा क्या होता है? अगर आप ऐसे करके याद करते हो ना विदाउट लुकिंग इंटो द कॉपी, पहले कॉपी में नहीं देखा, पहले सिर्फ ऐसे ही याद किया, ठीक है? उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो क्या होता है आपकी मेमोरी जो रिकॉलिंग पावर है वो बढ़ती है। समझ रहे हो मेरी बात? आपकी रिकॉलिंग पावर बढ़ती है। आपको जितना ज़्यादा इस तरीके से आप कोशिश करते हो, कहीं न कहीं वो जो दिमाग में छुपा हुआ होता है ना, वो बाहर निकलता है और वो फिर लॉन्ग टाइम तक अ, आपको याद रहता है, रिटेन रहता है। लेकिन आप अगर उसी समय पढ़ लोगे, तो फिर आप उसपे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा। तो इसीलिए पहले कोशिश ये करो। और दूसरा फ़ायदा क्या होता है, इससे आपको ये भी पता चलता है कितनी चीज़ याद है, कितनी नहीं। जैसे सपोज़ करो अभी मैं कह रहा था मेरे को 3 चीज़ें याद आ रही थी, 2 याद नहीं आ रही थी। आ गई, अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आती है, तो जब मैं कॉपी खोलता हूँ तो देखता हूँ यार इन पे फ़ोकस ज़्यादा करो कि ये मैं भूल रहा हूँ। इसको दोबारा ढंग से पढ़ते हैं क्या था। समझ आ रही है बात? देन यू नो कि आपको क्या चीज़ याद हो रही है, क्या चीज़ आप भूल रहे हो एंड दिस कांसेप्ट वर्क बेस्ट फॉर थ्योरी आल्सो। थ्योरी में तो और ज़्यादा काम करता है, क्योंकि थ्योरी में पता है वो तो रटनी ही है। तो कौन-सी चीज़ आप भूल गए हो, क्या चीज़ रटी हुई नहीं है, वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो। तो सबसे पहले हमेशा खुद कोशिश करनी चाहिए रिकॉल करने की कि हमने इसमें क्या किया। सिमिलरली अगर मैं इसी में बात करूँ सपोज़ करो मैं टॉपिक कर रहा होता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं कैसे करता? मैं सोचता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या-क्या केसेस थे। समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा है मेरी बात? उसमें 3 केसेस कराए थे अगर आपको याद है। अपनी बताएगी कौन-कौन से 3 केसेस थे? वो कह के मैं बोर हो रही हूँ मेरे से तो पूछ लेंगे। आप नहीं बता। एक ऐसे तो पकड़ लेता हूँ मैं, है ना? हाँ। ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल नहीं, हाँ, एक क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का एक था केस, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने का। एक और बात याद रखना भाई, जब भी आप रिकॉल कर रहे हो कोशिश करो ऑर्डर में रिकॉल करो। आखिरी केस सबसे पहले बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर पहले तो याद ही नहीं है। हाँ जी, कौन बताएगा? प्रत्युष याद है? कौन बताएगा? रेज़ योर हैंड जल्दी से। हाँ तनीषा, क्या होता था? सर पहला जिसमें एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन नहीं है, वेरी दूसरे गुड। में गिवन है और तीसरे में क्लोजिंग कैपिटल है। क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, उससे ओपनिंग निकालना है। देखो आपको ओपनिंग सबसे निकालनी। सबसे पहली चीज तो यही चीज होनी चाहिए कि आपको ये चीजें रिकॉल होनी चाहिए। अगर ये रिकॉल नहीं होंगी तो क्वेश्चन जब कर सोचो, अब अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ से कर लोगे भाई? जब आपको यही नहीं पता कि 3 केस होते हैं और मुझे पहले देखना है कौन से केस में फॉलो कर रहा है, केस ही याद नहीं है तो कहाँ से करोगे? इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको वापस से पहले रिवाइज करना है। और इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि अरे यार मैं भूल कैसे गया। कोई बात नहीं भाई, बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में, जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है ना? जिंदगी में और भी गम है, सिर्फ अकाउंट थोड़ी ना है। तो बहुत सारा कुछ चल रहा है, तो इसीलिए भूल जाते हैं हम। वापस से इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो चीजें याद आ जाएंगी। लेकिन रिफ्रेश करने का तरीका बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका है पहले खुद सोचने की कोशिश करो। और इसमें तो मैं एक और तरीका आपको बताता था, मैंने आपको बताया भी था कि रिवीजन या कभी भी अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर करना है तो एक अब अपने जैसा साथी ढूंढो जो आप ही के लेवल का, इंटेलेक्चुअल लेवल का बंदा हो। आपसे बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा नीचे भी नहीं होना। और आपस में एक दूसरे से क्विज खेला करो, जैसे मैंने अभी आपके साथ खेली। बता, तेरे को याद है इसमें 3 केस क्या होते हैं? समझ आ रही है मेरी बात? रैंडमली, विदाउट एनी प्रिपरेशन कि आज ये पढ़ के आएंगे, नहीं, रैंडमली पूछ। उससे हमेशा फायदा क्या होता है कि रिकॉलिंग पावर बढ़ जाती है और आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। क्लियर हो गया? जो पूछेगा भाई उसको भी पता होगा तभी पूछेगा, नहीं तो कैसे पूछेगा? तो इसलिए दोनों की ही फायदे होते हैं इस चीज में। चलो भाई, अब आगे एक काम करते हैं। आज ज्ञान तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते शुरू करते हैं। तो 2 ऑप्शन है अपने पास। मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में आपको? डिसोल्यूशन बोला था करके आने के लिए। तो डिसोल्यूशन कर लिया आप लोगों ने? रिवाइज किया है? एक बार मुझे बताओ जरा, किस किस ने रिवाइज किया है? हैंड रेज करो भाई, किस किस ने रिवाइज किया है? जिसने रिवाइज किया वो हैंड रेज करे। अरे बाप रे, इतने सारे लोग रिवाइज करके आए हैं।
बहुत ही बढ़िया है भाई। सर फ्राइडे तक का टाइम दिया था। है फ्राइडे? फ्राइडे तक का टाइम था। कौन से फ्राइडे तक का टाइम था? मैं समझा नहीं तेरी बात। फ्राइडे फ्राइडे मतलब जो किस फ्राइडे फ्राइडे तक का आएगा। टाइम था? किस फ्राइडे तक का टाइम दिया था डिसोल्यूशन के लिए? ऐसा था क्या? मुझे याद नहीं है सीरियसली। ऐसा कुछ मैंने बोला था फ्राइडे तक करके रखना। चलो कोई बात नहीं। फ्राइडे तक कर लेना। आज क्या वेडनेसडे? कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में सही। नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आज कुछ और कर लेते हैं। ठीक है, चलो फिर आज आपका हम फंडामेंटल से ही रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, और फंडामेंटल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार वो एक ना शुरू से शुरू करने का एक वो रहता है कि हाँ एक पूरा सिलेबस हमने कैसे कैसे किया था, और वो बहुत बड़ा चैप्टर है। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है उस चैप्टर में, अपने आप उठाने का मन नहीं लगता है भाई, पता नहीं क्या ही चैप्टर है यार, इतना बड़ा है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें कैसे करें। तो मैं हेल्प करा रहा हूँ आपकी। ठीक है, मैं आपके साथ में रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, अपने साथ कॉपी खोल लो। अ, अरुणिमा, आपने ये चैप्टर मेरे साथ नहीं किया है, सो यू हैव एन एडवांटेज नाउ कि आप एक बार मेरे साथ जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो सिर्फ फोकस करना मैं क्या बता रहा हूँ उसके ऊपर। एंड डू नॉट ट्राई टू कंपेयर इट विद कि मैंने स्कूल में क्या किया है या मेरे को क्या मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है, ट्राई करना कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि कंपेयर करने में क्या होगा फिर उसका इसेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो ये नोट्स हैं जितने भी जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ अभी आपको, यू कैन टेक दिस फ्रॉम परीक्षा, या आपने किसी भी फ्रेंड से ले लेना। ठीक है, वो फोटो खींच के आपको भेज देंगे। एंड अभी टाइम कम है तो आई वुड सजेस्ट कि आप नोट्स को एज इट इज जो फोटो भेजें उनकी प्रिंट आउट निकालें। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली आई वुड से कि भाई उसको पहले अपने हाथ से लिखो, तभी चीजें याद होती है। लेकिन हाँ अभी टाइम कम है इसीलिए मैं आपको ये ऑप्शन दूँ। क्लियर हो गया? ठीक है। जो दो तीन टॉपिक हैं मैंने आपको बोला भी था शायद पहले कि, उनके वीडियोस आपको देखने ही पड़ेंगे। तो आई वुड सजेस्ट एक नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि आपने आपने मेरे साथ नहीं करी क्लासेस इसलिए आपको बोल रहा हूँ, बाकी सबको नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक टॉपिक आपको जो देखना ही पड़ेगा वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो बिना वीडियोस देखे आपको नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर खास करके जो थर्ड टॉपिक है ना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है, क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे। क्लियर हो गया? तो इसलिए वो वाला तो देखना ही देखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर देखना। उसके अलावा दूसरा टॉपिक आपको देखना है पास्ट एडजस्टमेंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब पास्ट एडजस्टमेंट में जाओगे तो उसके अंदर भी एक कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने। तो इसलिए जब तक वो नहीं आएगा तो वो पास्ट एडजस्टमेंट भी बेकार हो जाएगा। तो इसलिए वो भी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट, और आई थिंक मेन तो यही है। तीसरा गारंटी देख सकते हो आप, आपको आई थिंक ये समझ नहीं आया था गारंटी अच्छी तरीके से, है ना? तो ये तीन चीजें ये तीन चीजों की वीडियो जरूर देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। हम्म, 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 just a second, guys। अच्छा एक बात और, जिन लोगों का इशू ऑफ शेयर आ रहा है, क्या आप लोगों का बैलेंस शीट भी आ रहा है? आई थिंक पूरा ही आ रहा होगा, इशू ऑफ शेयर आ रहा है तो बैलेंस शीट भी करनी होगी ना आप लोगों ने। तो प्लीज मेरे को बता देना कि इफ वी आर नॉट एबल टू डू बैलेंस शीट पार्ट इन टाइम, मैं आपको बैलेंस शीट के वीडियोस फिर अलग से भेज दूंगा, ताकि एटलीस्ट जिन लोगों का आ रहा है वो लोग तो अपना बैलेंस शीट वाला पार्ट कवर कर ले। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर ऐसा हो रहा है कि हम पार्टनरशिप रिवाइज कर रहे हैं, उसमें टाइम निकल रहा है और आपका वो भी पार्ट है जो आपके पेपर में आना है, तो आप मुझे प्लीज एक मैसेज डाल देना कि सर बैलेंस शीट वाला जो है वो उसकी वीडियोस भेज दो, तो आई विल सेंड यू बैलेंस शीट वीडियो। क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? ठीक है। एक एक और इम्पोर्टेंट चीज, अ, मैं अभी क्वेश्चंस बता रहा था कैसे करने हैं आपको, तो क्वेश्चंस करने का तरीका, सॉरी मैं एक दो ये बातें बता दूं नहीं तो फिर ये चीजें रह जाएंगी। मैंने एक तो आपको तरीका बताया, इलस्ट्रेशन आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आपको बता रहा हूँ दूसरा तरीका क्या है। अगर आपके पास कोई और बुक है, जैसे सपोज करो डीके गोयल, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, नाउ इट इज द राइट टाइम टू प्रैक्टिस दैट बुक। ठीक है, क्योंकि अब आपको जब आप टीएस ग्रेवल करते हो तो टीएस ग्रेवल वही सेम क्वेश्चंस लग रहे होते हैं, फिर यार ये तो करेंगे हमने, दोबारा करने का मन नहीं करता। ठीक है, तो आप दूसरी बुक से आप कर सकते हो, डीके गोयल, वासन चतुर्वेदी, जो भी आपको आपको बुक समझ में आती है, आप उस बुक में से क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपके पास कोई बुक है तो। ठीक है,
अगर बुक नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको खरीदनी है, जिसके पास भी बुक है उससे सिर्फ क्वेश्चंस की फोटो ले लो, क्योंकि आपको पूरी बुक में दोबारा दोबारा कुछ करना था नहीं, सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए होते हैं अपने को प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वहां से क्वेश्चन की फोटो ले। क्लियर हो गया? तो और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टीएस ग्रेवाल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन लूंगा। जिस भी बुक के आप क्वेश्चन लेके आओगे, कोई भी डाउट होगा तो विल टेक दैट अप। क्लियर हो रहा है गाइस? मेरी बात समझ आ रही है? तो पहला तरीका हो गया इलस्ट्रेशन, दूसरा तरीका हो गया दूसरी किसी और बुक से कर सकते हो, तीसरा तरीका हर बुक के साथ में एडिशनल क्वेश्चंस मिलते हैं आपको टीएस ग्रेवाल की। याद है जिसमें वो क्यूआर कोड वाला सीन मैंने बताया था, क्यूआर कोड को स्कैन करो पीछे देखते हैं हर चैप्टर के पीछे, तो आप वहां से भी कर सकते हो एडिशनल क्वेश्चन देखते। ये नोट कर लो कहीं पे कहीं, फिर बाद में बोलोगे कहाँ सर कहाँ बताया था, दोबारा बता दो। ठीक है, 3 चीजें बता चुका हूँ। क्या क्या बताई हैं अभी? इलस्ट्रेशन, टीएस ग्रेवाल के पीछे क्यूआर कोड, और किसी और बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस। 3 हो गई। चौथी चीज पहले लिख लो ये तीनों जल्दी से। चौथी चीज, चौथी चीज होती है टेस्ट पेपर। ठीक है, अब टेस्ट पेपर में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, जो अभी आपने लास्ट टाइम किया था वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि अगर हम मिलके काम करना चाहें तो कितने अच्छे से कर सकते हैं। अगर किसी एक को डाउट है, दूसरे ने अपना आंसर भेज दिया, था क्या नहीं था? सेम चीज मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि आपके जो पेपर होते हैं आप उठा के ग्रुप पे डाल दिया करो, सो दैट इट हेल्प्स दी अदर पर्सन, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जितने ज्यादा, अब यार कम से कम मान के चलो हमारे पास 15-20 बच्चे हैं, 15-20 बच्चों में आए मरे से मरे कम से कम 6-7 स्कूल के तो बच्चे हैं ही हैं। ठीक है, तो अगर आप 6-7 पेपर भी डालोगे तो एटलीस्ट आपको यहीं से इतना सारा कुछ प्रैक्टिस मटेरियल मिल गया। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो इसीलिए एक काम करो, जो भी पेपर आपके हुए हैं अभी तक, चाहे वो यूटी हुआ है चाहे वो कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो भी पेपर हुआ है प्रैक्टिस टेस्ट यूटी वटेवर किसी भी नाम से हुआ है, जो भी पेपर हुए हैं उन सब पेपर्स को आप स्कैन करके डाल दो। तो आप कैसे डालोगे स्कैन करके? आपने स्कैन किया, स्कैन करके पोस्ट किया, पोस्ट करते वक्त उस फाइल का नाम चेंज कर दो, उस पर लिख दो कि ये किस चैप्टर का है। सपोज करो फंडामेंटल का है तो मैं उस पर लिख दूंगा फंडामेंटल टेस्ट। मेरे वाले टेस्ट मत डाल देना, सर हमने तो ये भी दिए थे ये भी डाल, तो है भाई सबके पास, ठीक है, तो वो दोबारा मत डाल देना। स्कूल के टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो उस पर लिख देना फंडामेंटल टेस्ट, रिटायरमेंट टेस्ट, जो भी टेस्ट है, अगर दो एक एक चैप्टर से ज्यादा है तो जो भी चैप्टर है उन दोनों तीनों के चैप्टर के नाम लिख देना। उससे फायदा क्या होगा? मान लो किसी ने फंडामेंटल चैप्टर रिवाइज कर लिया है, नाउ ही वांट्स टू सी कि भाई मेरे को कितना आता है, तो वो उस फंडामेंटल टेस्ट का पेपर दे करके देख लेगा कि मेरे को क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं। और अगर मान लो आपको आंसर वेरीफाई करने हैं तो जिसने क्वेश्चन भेजा है उसी से आप पूछ सकते हो कि भाई मेरे को आंसर भी भेज देगा, जरा मैं चेक कर लूँ कि ठीक करेंगे। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, और अगर बाई चांस नहीं है आंसर उसके पास, या वो नहीं हेल्प कर पा रहा है, तो मैं बैठो मैं हेल्प करूंगा, आप मेरे से पूछना कि जिस क्वेश्चन में डाउट है कि हाँ सर ये ठीक किया कि नहीं किया, मैं चेक कर लूंगा। क्लियर हो गया? तो मैंने आपको 4 तरीके बता दिए हैं कि 4 तरीके किस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर दीज एग्जाम। क्लियर है गाइस? चल सकते हैं आगे? चलो तो फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, राइट है ना? ओके भाई, तो ये सारी कहानी तो मैं नहीं बता रहा हूँ दोबारा से, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे करी थी हमने? हमने समझा था कि फर्क क्या है अकाउंटिंग में, जो हम 11th में करते आ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, और जो अब हम कर रहे हैं 12th में पार्टनरशिप के लिए। तो हमने समझा था सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बनता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसमें पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है जो कि ट्रांसफर होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी इट इज द स्टार्टिंग ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट, और अब वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हमेशा याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बाय नेट प्रॉफिट। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बाय नेट प्रॉफिट। तो पहली चीज याद रखनी है कि जब हम पार्टनरशिप में आते हैं तो हमारा एक एक्स्ट्रा अकाउंट आ गया जिसका नाम हम दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसकी स्टार्टिंग होती है बाय नेट प्रॉफिट। और बाय नेट प्रॉफिट बोल रहा हूँ तो वो किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, डेबिट साइड पे कितनी चीजें आती हैं, क्रेडिट साइड पे कितनी चीजें आती हैं, आराम याद है? मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती हैं डेबिट साइड पे, मैक्सिमम कितनी चीजें आ सकती हैं क्रेडिट साइड पे?
डेबिट पे 5 हाँ और क्रेडिट पे 2। वेरी गुड, क्रेडिट वाली बता दे पहले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और सब ऑर्डर नहीं में नहीं बता ना, पहले तो सॉरी आता है, नहीं सही बता रहा था, पहले आता है नेट प्रॉफिट और दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमेशा ऊपर आएगा, इसलिए पहले मैं उसको बता रहा हूँ। बाकी डेबिट साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो। हाँ प्रॉफिट लास्ट में आएगा, बाकी तो कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो इनकम साइड, क्रेडिट साइड इज व्हाट, इनकम साइड। जैसे हम पी एंड एल बनाते थे ऐसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। तो जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, इट इज मोर लाइक अगेन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर दी पार्टनरशिप। तो जो उसकी क्रेडिट साइड है दैट इज इनकम साइड, और जो उसकी डेबिट साइड है दैट इज एक्सपेंस साइड। तो जो भी खर्चे होंगे पार्टनरशिप के पार्टनर्स की तरफ, वो हम सारे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। जो उसकी क्रेडिट साइड है उस पर उसकी इनकम आ रही है, तो इनकम में क्या क्या आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो पी एंड एल से आ रहा है, और दूसरी चीज क्या आ रही है, दूसरी चीज आ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ऑब्वियसली वो तभी आएगा जब क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि हमारा अग्रीमेंट है और उसके हिसाब से हमने वो कलेक्ट करना है, तभी होगा, अदरवाइज तो आ ही नहीं सकता। ठीक है। इसी तरीके से 5 चीजें आपकी डेबिट साइड पे क्या आएंगी, जरा दिखाई दूं पहले ये, नीचे बनाया हुआ हमने कहीं, ये रहा, देखो। तो ऐसा सा दिख रहा है आपका, ये दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इसके अलावा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में और कुछ नहीं आ सकता। ठीक है। तो क्रेडिट साइड पे आएगा आपका नेट प्रॉफिट, और दूसरा क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन पॉइंट। डेबिट साइड पे क्या क्या आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। उसके अलावा एक आ सकता है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, यानी कि अगर कोई पैसा हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, हम कहते हैं यार इसको अलग से ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में, तो वो आ सकता है। और उसके अलावा आखिरी चीज क्या आ सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये 5 चीजें हैं आपकी जो आपकी डेबिट साइड पे आ सकती है। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, इससे कम हो सकता है, इससे कम आ सकता है। मान लो क्वेश्चन में इंटरेस्ट में कैपिटल नहीं है तो वो नहीं आएगा, पार्टनर सैलरी नहीं है तो वो नहीं आएगा। समझ आ रही है मेरी बात, ठीक है। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, तो ऐसे केस में क्या करेंगे यार हम, 1:1, 1:1 नहीं बोलनी चाहिए, बोलना चाहिए इक्वल। मैंने ये बताया था। क्यों बोल रहा हूँ 1:1 नहीं बोलना चाहिए भाई, 3 पार्टनर होंगे तो फिर 1:1 नहीं हुई ना, क्या होगी, 1:1:1। तो यू शुड से इक्वल, क्या रेशियो रहेगी, इक्वल रेशियो। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, डिविजिबल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट का डिफरेंस समझ में आना। क्वेश्चन में कई बार लिखा आता है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। नेट प्रॉफिट कौन सा था भाई, नेट प्रॉफिट था ये जो ऊपर येलो में हाईलाइट है। क्लियर हो गया, यानी जो पी एंड एल अकाउंट से ट्रांसफर हो गया। लेकिन डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है ये, दिस प्लस दिस, इन दोनों को ऐड करते हैं तो डिविजिबल आता है। क्लियर, यानी 1 लाख में से 1 लाख प्लस 1000 हमने किया, माइनस के 10,000 10,000 10,000, वो जो प्रॉफिट आता है दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। हम चेक कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन या नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, पर अवेलेबल तो है ना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो अगर क्वेश्चन आएगा 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, तो आप जो ये माइनस करने के बाद जो भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करी हो, तो माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो उसका 10% होता है। तो इस केस में 10% किसका ले रहे होते हैं, अगर डिविजिबल प्रॉफिट होता है तो 71,000, हाँ राइट। तो आप 71,000 का ले रहे हो, तो जिंदगी के लिए बिल्कुल सही सर, आप सही कैलकुलेट कर रहे हो। थैंक यू वृंदा। तो आगे बढ़ते हैं भाई, एक सेकंड यहाँ पे लग गया यार। ओके, क्लियर हो गया। एक और इम्पोर्टेंट चीज आगे बढ़ने से पहले, जो आप देख रहे हो रेड में लिखा हुआ है 1 लाख के आगे क्या लिखा है, 1 लाख के आगे क्या लिखा हुआ है भाई, हाँ जी 1 लाख के आगे लिखा है नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। याद आ रहा है कुछ कुछ, ये इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी, क्या मतलब होता था इसका। ये जो आपने ये तो बोल दिया सर नेट प्रॉफिट से हम स्टार्ट करेंगे, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है, पी एंड एल से। हमने बोला था अभी ट्रांसफर होकर आता है पी एंड एल से। क्लियर हो गया। तो अगर पी एंड एल से ट्रांसफर होकर आ रहा है, इसका मतलब है पी एंड एल तक के जितने भी खर्चे हैं वो तो सारे आपके ऑलरेडी माइनस हो जाने चाहिए। ठीक है, तो जितने भी खर्चे पी एंड एल के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चार्जेस। ठीक है, याद आ रहा है कुछ कुछ, उनको क्या कहते हैं हम, चार्जेस।
और जो आप P&L अप्रोप्रिएशन में दिखा रखे होते हो उनको क्या कहते हैं, अप्रोप्रिएशन। और हमने इसको समझने का एक और तरीका भी समझा था, चार्जेस क्या होता है, ऐसे खर्चे जो हम किसी थर्ड पार्टी के लिए कर रहे हैं और जो हमें करने ही करने हैं, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम ये नहीं कह सकते अरे भाई मेरा तो बिजनेस नुकसान में जा रहा है, मैं तेरे पैसे नहीं दे सकता, ये खर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता ना, ऐसे ऑप्शन नहीं है। सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से माल खरीदा, यानी परचेजेस, ठीक है। अब मैं उसको कहूँ भाई तेरा माल बिक तो रहा नहीं है, तो मैं सॉरी तेरे पैसे नहीं दूंगा। वो कहेगा भाई मेरे से पूछ के तूने खरीदा था कि मेरा बिकेगा या नहीं बिकेगा, कोई कंडीशन थी? तूने मेरे से माल खरीदा तो मुझे पैसे दे, मुझे क्या मतलब है तेरा माल बिके ना बिके। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, अरे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं भर रहा, तो भरना ही पड़ेगा भाई। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जितने भी इस तरह के खर्चे थे जो P&L अकाउंट में थे वो सारे क्या कहलाते हैं, चार्जेस। तो वो आपके ऑलरेडी माइनस हो जाने चाहिए, क्योंकि आप जब ये P&L से लेके आ रहे हो नेट प्रॉफिट, वो सारे के सारे कंसीडर ऑलरेडी हो जाने चाहिए, इसीलिए हम कहते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्जेस। लेकिन अप्रोप्रिएशन, अब इसके बाद कंसीडर होंगे। अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हुआ, ऐसी चीजें जो हमें प्रॉफिट में से ही पे करनी है, ऐसी चीजें जो हमें प्रॉफिट में से ही पे करनी है। अगर प्रॉफिट है तब तो हम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो जो पार्टनर को वो चीजें पे करनी होती हैं, इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी, कमीशन या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तभी हो रहा है जब आपके पास प्रॉफिट है। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर प्रॉफिट है तब तो हम ये देंगे, वरना नहीं देंगे।